हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 5 यानी कि जो टॉपिक है वो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अर्थ इज मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग डोमेन्स विच मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। अर्थ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी कि जो अर्थ बना है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से मिल के बना है। उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं। जब आपस में एक डोमेन दूसरे डोमेन के साथ इंटरेक्शन करते हैं या फिर इंटरेक्टिंग करते हैं, तब अर्थ बना है और उस अर्थ के ऊपर लाइफ तब पॉसिबल होता है। दिज डोमेन्स कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर ऑन अर्थ। तो ये कौन से डोमेन्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? तो पहला है लैंड, दूसरा है वाटर और तीसरा एयर ऑन अर्थ यानी कि धरती पे जो हवा है। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the earth, that is lithosphere, atmosphere and hydrosphere meet, overlap and interact। अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन से बना है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट इन्वायरमेंट के इंटरेक्ट होते हैं। और वो कौन से तीन कंपोनेंट हैं? तो पहला है लिथोस्फेयर यानी लैंड का पार्ट, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर का पार्ट और दूसरा हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर का पार्ट। इन तीनों जो यहाँ पे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, इन तीनों आपस में मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद ही अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। पहला हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फेयर। तो द सॉलिड पोर्शंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर के ऊपर जो सॉलिड पोर्शन है उसे ही हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, यानी कि जो अर्थ का जो चट्टान है, धरती है, उसे ही हम लिथोस्फेयर के रूप में जानते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स दैट सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या चीज मिलके कंप्राइजेस करते हैं? तो अर्थ क्रस्ट जो चट्टान है, रॉक है। तो धरती किससे बना होता है? रॉक से बना हुआ रहता है। तो अर्थ का जो ऊपर पार्ट वाला हिस्सा रहता है उसे ही हम अर्थ क्रस्ट के रूप में जानते हैं। और जो सॉइल जो होता है वो थिन लेयर में होता है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो बाकी ऑर्गेनिज्म सॉइल में मिलते हैं उसको सस्टेन करने में मदद करता है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस का दो मेन डिविजन्स हैं। पहला, लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। तो जो लार्ज लैंड मासेस है, लैंड, तो उसे ही हम कॉन्टिनेंट्स के रूप में जानते हैं। वाइल ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड एज ओशियन बेसिन्स। और जहाँ और दूसरी ओर जो ह्यूज वाटर बॉडीज है उसे हम ओशियन बेसिन्स के रूप में जानते हैं। 7 मेजर कंटिनेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं। कौन कौन 7 है यहाँ पे? तो पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है नॉर्थ अमेरिका, पांचवा है साउथ अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। तो इन सातों जो कॉन्टिनेंट है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है एशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट विच कंप्राइजेज 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ। तो एशिया क्या है? ये लार्जेस्ट कंटिनेंट है और पूरे अर्थ का ये 1/3 पार्ट है, यानी कि 33%। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और किस तरफ ये लाइज करते हैं? वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट साइड। तो ये यूरोप से एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो एक माउंटेन है यूराल माउंटेन्स जो कि वेस्ट साइड में है, एशिया के वेस्ट साइड में है, और यही एशिया को यूरोप से अलग करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो के गुजरती है। दूसरा है यूरोप। इट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया। यूरोप जो है वो एशिया के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट। और इससे आर्कटिक सर्किल होके गुजरती है। एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स। और यूरोप से 3 साइड से पानी से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट है अफ्रीका। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन है? अफ्रीका है। ऑल द 3 लेटीट्यूड पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और जितने भी लेटीट्यूड है यानी कि तीनों लेटीट्यूड इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से, वो उसको हम आगे देखेंगे। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजर्ट सहारा इज प्रेजेंट ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्सा में दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा प्रेजेंट है।
इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ बाउंड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है जो कि अफ्रीका के चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और इसी कॉन्टिनेंट के थ्रू ये जो दुनिया का सबसे लंबी नदी नाइल रिवर होके गुजरती है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाई अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमोस ऑफ पनामा। तो नॉर्थ अमेरिका तीसरा नंबर में आ जाता है। पहला हम देखे थे एशिया, दूसरा में अफ्रीका और तीसरा में नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ लिंक बनाता है या एक दूसरे के साथ बाउंड्री को शेयर करता है बाई अ नेरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, मतलब एक छोटा सा लैंड के पार्ट के थ्रू होके, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और उस छोटे से लैंड के पार्ट को बोलते हैं इस्थमोस ऑफ पनामा। कहने का मतलब है कि इस्थमोस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स। तो ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। 3 ओशियन सराउंड्स दिस कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट के 3 साइड से ओशियन घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। इट लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि जो साउथ अमेरिका है वो ज़्यादातर इसका हिस्सा वो सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। द एंडीज, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है वो है द एंडीज, और ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक कवर करता है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। तो साउथ अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, कौन है? द अमेजोन, अमेजोन रिवर। और वहाँ अफ्रीका में हम सबसे लंबी नदी पढ़े थे, ठीक है, जो कि नाइल रिवर था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में लाइज करती है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सीज, और ये चारों तरफ से ओशियन और समुद्र से घिरा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। इट इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट लाइंग कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये एक विशाल कॉन्टिनेंट है और पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में ही लाइज करती है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में ही साउथ पोल लोकेटेड है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। चूंकि पता है कि ये साउथ पोलर रीजन में लोकेटेड है, यही कारण है कि वहाँ पे परमानेंटली बर्फ से ढका हुआ रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, और इस कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में किसी भी प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अब बहुत सारे देशों ने वहाँ अपना रिसर्च सेंटर या रिसर्च स्टेशन डेवलप किया है, या वहाँ पे रिसर्च स्टेशन खोल के रखा है। इंडिया हैज रिसर्च स्टेशन देयर। इंडिया का भी अपना वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे एटमॉस्फेयर। द थिन लेयर ऑफ गैस विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किसे हम कहते हैं? तो अर्थ के चारों ओर जो थिन लेयर ऑफ गैस होते हैं उसे ही हम एटमॉस्फेयर के रूप में जानते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स, और ये इसका जो हाइट होता है वो लगभग ग्राउंड से लेकर अपवर्ड यानी कि 1600 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, और एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांटा गया है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। दिस लेयर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। तो इस लेयर को जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर से जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पहला है द ट्रोपोस्फेयर, उसके जस्ट एबव है द स्ट्रोटोस्फेयर, नेक्स्ट है मेसोस्फेयर, उसके जस्ट एबव है थर्मोस्फेयर, और लास्ट में है एक्सोस्फेयर। देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है। यहाँ पे फिगर है ना लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। सबसे लोअर मोस्ट में है ट्रोपोस्फेयर, उसके जस्ट एबव है स्ट्रोटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, और लास्ट में है एक्सोस्फेयर। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो एटमॉस्फेयर है वो मुख्य रूप से उसमें दो ही तरह का गैस पाया जाता है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। यानी कि इन दोनों गैस मिला के लगभग अर्थ का कितना पार्ट बनाते हैं, 99%, जिसमें से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन्स एंड अदर्स कंप्राइजेज 1% बाई वॉल्यूम। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो 78 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 99। तो बाकी का 1% में अलग गैस आ जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन और भी जो अदर गैसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहने का मतलब है कि ये वाटर से रिलेटेड। तो हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है कि जो पानी होता है ना, हर एक सारे फॉर्म में, चाहे वो आइस हो या वाटर हो लिक्विड फॉर्म में, या वाटर वेपर हो, या रनिंग वाटर इन ओशियन हो या रिवर हो, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो, सबको हम मिला के बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। और अर्थ के ऊपर जो 71% से ज़्यादा पानी पूरे अर्थ में कवर्ड है, और 29% क्या है, लैंड है। दैट इज वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के रूप से भी हम जानते हैं। ओशियंस। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का जो सबसे मेजर पार्ट है वो है ओशियंस। तो दे आर ऑल इंटर कनेक्टेड एंड वाटर इन द ओशियन इज ऑलवेज मूविंग। तो जितने भी ओशियन हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे जो वाटर है वो सारा मूविंग करते रहते हैं। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट। तो ओशियन वाटर जो है उसका तीन चीफ मूवमेंट है। पहला है द वेव्स, टाइड्स, और तीसरा है ओशियन करेंट्स। The five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size। यहाँ पे according to size दिया गया है। मतलब टोटल कितने ओशियन है, 5 ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन होगा पैसिफिक ओशियन, उससे छोटा हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, उससे छोटा इंडियन ओशियन, और उससे भी छोटा सदर्न ओशियन, और सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज दिया गया है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पैसिफिक ओशियन। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन विच इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशियन जो है वो पूरे अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन है, और ये पूरे अर्थ का कितना पार्ट कवर करता है, 1/3, यानी कि अराउंड 33%। नेक्स्ट है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। तो जो मरियाना ट्रेंच है, ये वाला जो मरियाना ट्रेंच है वो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे गहरा है, और ये पैसिफिक ओशियन में ही लाइज करता है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है, और पैसिफिक ओशियन का शेप पूछा जाए तो लगभग सर्कुलर है। इट इज सराउंडेड बाई एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो जो पैसिफिक ओशियन है वो 4 कंटिनेंट से सराउंडेड है। पहला है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दूसरा है अटलांटिक ओशियन। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो पैसिफिक ओशियन के बाद दूसरा में सबसे बड़ा ओशियन अटलांटिक ओशियन है। इट इज एस शेप्ड, और इसका कैसा शेप होता है, एस शेप्ड। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। और इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आते हैं, और इसके ईस्टर्न साइड में यूरोप और अफ्रीका आते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड। और इसके जो कोस्ट लाइन होते हैं अटलांटिक ओशियन के, वो किस रूप में होते हैं, वो हाईली इंडेंटेड होते हैं। This irregular and indented coastline provides an ideal location for natural harbors and ports। तो ये जो एक लाइन होता है irregular और indented coastline, वो एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है नेचुरल हार्बर्स को और पोर्ट्स को। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजिएस्ट ओशियन है। द इंडियन ओशियन। इट इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। ये एकमात्र ओशियन है जो कि एक कंट्री के नाम से रखा गया है, जो कि इंडिया कंट्री के नाम से रखा गया है, इसलिए इसका नाम है इंडियन ओशियन। द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर।
और इस ओशियन का जो शेप है वो लगभग ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, नॉर्थ में एशिया से घिरा हुआ है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और वेस्ट में अफ्रीका से घिरा है। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। द सदर्न ओशियन, it encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। तो जो सदर्न ओशियन है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है और ये 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में है। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल, और जो आर्कटिक ओशियन है वो आर्कटिक सर्किल के अंदर में ही है। एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के चारों ओर को घेरता है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो यहाँ पे जो आर्कटिक ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्टेड करता है, किसके द्वारा? एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट के रूप में। इट इज बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और ये किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे बायोस्फीयर। इट इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर मतलब कि एक नैरो जोन होता है, यानी कि एक छोटा सा जोन होता है जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लैंड, वाटर, एयर एक साथ। तो ये एक साथ रहेंगे, लैंड, वाटर, एयर, तभी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगा या फिर लाइफ एग्जिस्ट करेगा। कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स और फैक्ट्स दिए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है? इट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर, यानी कि ये पतला सा जो पैसेज ऑफ वाटर है उसी को बोलते हैं स्ट्रेच। और ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। दो लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि सीज या फिर ओशियन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उसे ही हम स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और पाक स्टेट। तो पाक स्टेट हम जान रहे हैं इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है ये पाक स्टेट। दूसरा है इस्थुमोस, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। तो इस्थुमोस कहने का मतलब होता है कि एक छोटा सा पतला सा लैंड दो लैंड मास को ज्वाइन करता है। जैसे कि एग्जांपल में इस्थुमोस ऑफ पनामा, पहले भी ये जो टर्म है उसको हम देख चुके हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका कौन कनेक्ट करता है? तो यही लैंड, इस्थुमोस ऑफ पनामा। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन। ग्रीक भाषा में लिथोस मतलब होता है स्टोन, एटमोस मतलब होता है वेपर, ह्यूडर मतलब होता है वाटर, और बायोस मतलब होता है लाइव। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। तो एक न्यूजीलैंड के हैं एडमंड हिलेरी और दूसरे इंडिया के हैं तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये दोनों पहले पहले मैन थे जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की। कब? 29 मई 1953 को। जुनको तैबे जो कि जापान की है, पहली महिला है जो कि इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो चढ़ी थी 16 मई 1975 को। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वाज बचेंद्री पाल। और पहली भारतीय महिला कौन है जो इस हाईएस्ट पीक पे चढ़ी थी? वो थी बचेंद्री पाल। और कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।